हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीटेट का एक क्वेश्चन पेपर है जो 2012 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का है। इसको आप एक टेस्ट समझिएगा और बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सीडीपी के सही हुए हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सही हुए हैं। देखिए, सीटेट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर जाके ऑप्शन टिक करिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2012 का सीडीपी का था वो मानव विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। यहाँ मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये पूछा गया है आपसे। तो ए ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। सी ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो आपको बताना है कि जो मानव विकास है उसको कितने भागों में, क्या क्या डोमेन्स हैं इसके, ये आपको बताना है। कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है ये बताना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मानव विकास में मनोवैज्ञानिक जैसा कुछ भी नहीं होता है और आध्यात्मिक जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम, तो मनोवैज्ञानिक कुछ भी नहीं होगा और आध्यात्मिक कुछ नहीं है। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। शारीरिक यानी कि फिजिकल, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, और फिर इमोशनल एंड सोशल, संवेगात्मक और सामाजिक। अब देखिए, शारीरिक क्या है, मोटर स्किल से संबंधित है। संज्ञानात्मक जो आपकी बुद्धि से संबंधित है, यानी कि तर्क करने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता जो होती है आपकी। और संवेगात्मक यानी इमोशनली कितना जुड़ पाता है बच्चा। और सामाजिक यानी कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन कितना कर लेता है और कितना सोशल, कितना सामाजिक होता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब आपको विकास का सिद्धांत बताना है कि कौन सा है। ए ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, और बी ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, और डी ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विकास रेखीय नहीं होता है, बल्कि विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। रेखीय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वर्तुलाकार विकास होता है। तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये भी नहीं होगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, अंतः संबंधित होती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं जो विकास की प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, सभी की विकास दर जो होती है वो समान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा जो है उतने ही महीने में चलना सीखेगा, उतने ही महीने में बोलना सीखेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने खुद देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगता है और कोई बच्चा बड़ा लेट में बोलता है, यानी सबका जो विकास दर एक होता है वो समान नहीं होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बी ऑप्शन शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। सी ऑप्शन इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। डी ऑप्शन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि क्यों, आखिर जब हम अधिगम बच्चों को करवाते हैं तो क्यों हम उन, यानी कि इंडिविजुअल अटेंशन क्यों देते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट क्यों है।
ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्योंकि क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि बच्चों की विकास दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अब आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी पढ़ा होगा कि हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की जो क्षमता होती है, जो उनका विकास होता है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, वो अलग अलग यानी कि भिन्न तरीके से होती है। और इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि उनकी जो एक क्षमता है वो हमें पता चल जाए और विभिन्न तरीकों से बच्चे चीजों को सीख सके। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अब यहाँ मानव व्यक्तित्व यानी कि ह्यूमन पर्सनालिटी जो है इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है ये, केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, पालन पोषण और शिक्षा का। डी ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि मानव व्यक्तित्व जो है वो आनुवंशिकता का भी उतना ही फर्क पड़ता है और वातावरण का भी उतना ही फर्क पड़ता है, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया से ही क्या होता है, मानव व्यक्तित्व का वो परिणाम होता है। क्लियर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में हमें सामाजिकरण से जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना। बताइए सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। क्या सामाजिकरण इसलिए होता है कि समाज में आप सिर्फ बड़ों का सम्मान करें और कुछ भी करते जाएं, सिर्फ बड़ों का सम्मान नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, हमें खुद से अपने सामाजिक मानदंड नहीं बनाने हैं, बल्कि जो सामाजिक मानदंड एक नियम बने हुए हैं उनको हमें फॉलो करना है, ठीक है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही होगा हमारा राइट आंसर। सामाजिकरण से तात्पर्य यही होता है कि आप जो है अडॉप्ट कर लें और एडजस्ट कर लें सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है। यानी कि कितने अच्छे से आप समायोजन कर लेते हैं समाज में, यही होता है सामाजिकरण। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अपने कक्षा में समवयस्कों के साथ उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। क्यों, जिससे क्या होता है, इससे क्या होगा, अगर वो अपने क्लास के बच्चों के साथ जो है अंतःक्रिया करेंगे यानी कि इंटरैक्ट करेंगे अपने क्लास के बच्चों के साथ, तो इससे होगा क्या ये बताना है, ठीक है। अपने साथी के साथ, अपने पीयर्स के साथ जब वो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे, ये होगा। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित भाई नहीं करना है, कंट्रोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, ये भी हमारा कोई मोटिव नहीं है कि बच्चे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, इसलिए हमें ऐसा करवाना है, ठीक है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सके, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें नहीं करवाना है, बल्कि दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि छोटे बच्चे जो है अपनी क्लास में अपने पीयर्स के साथ जब अंतःक्रिया करेंगे तो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें वो सीख जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्याजे महोदय से क्वेश्चन आ गया। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर अवस्था जो होती है किसके साथ संबंधित है। अब सेंसरी मोटर अवस्था आपको पता है ये प्याजे की पहली अवस्था है, ठीक है। और 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर अवस्था में आता है, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या करता है बच्चा, ये बताना है आपको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार करता है, ठीक है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं कर पाएगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है, वो सामाजिक मुद्दों से कैसे सरोकार कर पाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, इतनी उसमें एबिलिटी नहीं आई है कि वो जो है विश्लेषण कर सके, निर्वचन कर सके विकल्पों का, यानी कि एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालिसिस ऑप्शंस, इतनी क्षमता उसमें नहीं है क्योंकि बड़ा छोटा बच्चा है वो, ठीक है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बिल्कुल यही होगा आपका सही आंसर।
कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं, बड़े लोगों को देख के, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इससे बच्चे सीखते हैं, यानी वो अनुकरण करते हैं, अपनी स्मृति बनाते हैं, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है वो इंद्रिय गामक अवस्था में आ जाता है और मानसिक निरूपण भी करने लगते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहेलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? कोहेलबर्ग के अनुसार एक टीचर जो होता है वो मोरल वैल्यूज जो होती हैं वो चिल्ड्रन में कैसे ले आ सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बिल्कुल, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। धार्मिक शिक्षा के महत्व को बताकर हम बच्चों को कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्पष्ट नियम तो हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। कैसे व्यवहार, कठोर निर्देश हमें बच्चों को कभी नहीं देना है, बल्कि जब नैतिक मुद्दों में हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, जो डिस्कशन हो रहे हैं मोरल इश्यूज के, उनमें हम जब उनको इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो इस तरीके से बच्चों में क्या होगी, नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता आपको बतानी है, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता क्या होती है ये आपको बताना है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, ठीक है, कमेंट करके पहले बता दीजिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बार बार परीक्षाएं ले जाएं और आपके टेस्ट लिए जाएं, ठीक है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सबसे पहले केवल आ गया है तो ये वैसे भी कट हो जाएगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, कभी भी जो है हमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं बताया जाएगा, बल्कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए एंड सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसे कैसे कौन सा बच्चा जो है बैठने की एक व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, समय सारणी जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्लियर? तब जाके प्रगतिशील शिक्षा में यही होता है कि देखिए, बच्चों को रोबोट नहीं बनाना है, एक फिक्स कुछ भी नहीं करना है, बच्चा जो है तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कर सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है, यानी कि एक टीचर है वो पढ़ाने के लिए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, किसके थ्योरी पे वो चल रही है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे। देखिए, एक एक ऑप्शन को आप पकड़ के चलिए कि समाज जैसा यहाँ कोई बात आपको दिख रही है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जैसी कोई बात हमें नहीं दिख रही है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है। कोहेलबर्ग के नैतिकता की भी बात यहाँ नहीं की गई है, बल्कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो है वहाँ वो टीचर जो है यूज कर रही है, उसका प्रयोग कर रही है, ठीक है। वो उससे क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की के बारे में आपको बताना है, ठीक है। शारीरिक, सामाजिक, आनुवंशिक और नैतिक। तो देखिए, फिजिकल, सोशल, हेरिडिटी, ठीक है, और मोरल। तो वाइगोत्स्की के बारे में सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द आप याद करिएगा। सामाजिक यानी कि सोशल, चलिए लिख देती हूं, सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा। 3 चीजों के बारे में वाइगोत्स्की ने बहुत ध्यान से समझाया है, यानी कि S, C और L। S से आपका हो गया सोशल, C से हो गया कल्चरल और L से हो गया आपका लैंग्वेज। तो वाइगोत्स्की के लिए ये तीनों को, SCL को
याद करिएगा, इन्होंने 3 बातों पर बहुत ही ज्यादा चर्चा करी है। अगर आपने वाइगोत्स्की वाला थियरी नहीं देखा है तो चैनल पे आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ वाइगोत्स्की की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो शारीरिक पे उन्होंने कुछ भी बल नहीं दिया, आनुवंशिक के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया, नैतिकता के बारे में कोहिलबर्ग ने बताया है, ना कि वाइगोत्स्की। तो बी ऑप्शन सोशल जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ठीक है, यानी एक टीचर है जो लड़कियों को ज्यादा वरीयता दे रहा है। यह दर्शाता है, यानी कि ये क्या दर्शाता है, किससे रिफ्लेक्ट है, कौन, टीचर। प्रगतिशील चिंतन से, चिंतन यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, आप खुद देख पा रहे होंगे किसी भी तरीके से चिंतन नहीं हो रहा है। वैश्विक प्रवृत्तियां ये भी नहीं होगा, प्रयोजनात्मक उपागम ये भी नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह, पक्षपात किया जा रहा है लड़के और लड़कियों में। ठीक है, यानी कि यहाँ जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो क्या है कि टीचर जो है वो जेंडर बायस्ड है। ठीक है, टीचर एक पक्षपात कर रहा है, वो लड़कियों को ज्यादा वरीयता दे रहा है, यहाँ ये दर्शाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी लैंगिक पक्षपात हो रहा है। क्लियर। चलिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, यानी कि हर एक बच्चा जो होता है, लर्नर्स जो होते हैं वो जो है क्या करते हैं, लर्नर्स जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो ये क्या, अतः शिक्षक को, एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है यहाँ। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ टेस्ट्स के। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए, एक समान गति पर अधिगम के बल नहीं देना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहता ही यही है कि हर एक बच्चा जो होता है वो अलग होता है, उसकी क्वालिटीज अलग होती हैं, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं, उसकी निर्णय करने की क्षमता अलग होती है। तो एक समान गति पर हमें बल नहीं देना है। कठोर अनुशासन की बात कहीं नहीं करेंगे आप, तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। हर एक बच्चा जब अलग अलग तरीके का हो सकता है तो उनको क्या प्रोवाइड कराया जाए, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अधिगम की सीखने के विविध अनुभवों को उनको उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन की बात करी गई है कि वो मुख्य रूप से किस पर बेस्ड होता है, ये आपको बताना है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है। ठीक है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, इसलिए होता है। ठीक है, या फिर आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। किफायती भाई कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ग्रेड, नंबर, परीक्षा, टेस्ट, एग्जामिनेशन, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। और विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, ये भी नहीं होगा, बल्कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ बोला क्या गया है कि बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, इसलिए होता है क्या, विद्यालय आधारित आकलन। अब देखिए क्या यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा जिस स्कूल में, यानी कि जिस स्कूल में, जिस क्लास में पढ़ता है, तो उसकी जो टीचर होती हैं वो जितने अच्छे तरीके से बच्चे को समझ पाएंगी कि बच्चा कैसे सीखता है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसको कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं सीखने में, ये टीचर को ज़्यादा पता होगी, बजाय जो एक दिन के लिए प्रैक्टिकल लेने आया है। यानी कि बाह्य शिक्षा निकायों को नहीं पता होगी, बाह्य परीक्षकों को नहीं पता होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य या असत्य, ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न, या फिर लघु उत्तरात्मक प्रश्न, या फिर मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न जो होता है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आपने देखा होगा कि जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न खाली बताना है बच्चों को कि कौन सा है, तो ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में क्या होगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। फिर नेक्स्ट है, देखिए, निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। लघु उत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं ये भी नहीं होंगे। और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं इसमें तो हर एक बच्चा जो उसके दिमाग की जितनी उपज होगी वो उतने
तरीके से बता सकता है। तो ट्रू और फॉल्स जो होगा यानी सत्य या असत्य वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वही क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या है? तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तथ्यों के बारे में भाई कोई जरूरत नहीं है बताने की बच्चों को। ठीक है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ये भी नहीं है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। कठोर प्रक्रिया नहीं अपनानी है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि विभिन्न तरीके के जो बच्चे होते हैं वही क्या होते हैं समावेशी शिक्षा में, किसी भी कोई कहीं से भी आया है यानी सबको साथ में मिलकर पढ़ाना, सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जब हर एक बच्चा भिन्न होगा, हर एक बच्चा को कहीं से भी आया होगा तो क्या होगा, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विविधता में एकता हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को, यहाँ रटना होगा। ठीक है, रटने को प्रोत्साहित, रटने को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ऐसी कोई तकनीकी नहीं अपनानी है और परीक्षा के बारे में तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है, बच्चे को केंद्र में रखना है हमें। ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखकर क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को साथ में लेकर हमें चलना है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, डिसएबिलिटी वाला जब बच्चा आता है क्लास में तो शिक्षक को यानी टीचर को क्या करना चाहिए? सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए उसे अलग नहीं रखना, किसी भी बच्चे को आप अलग थलग नहीं करेंगे, हर एक बच्चे को आपको साथ लेकर चलना है और उसे किसी विशेष विद्यालय में भी आप नहीं भेज सकते हैं। प्रवेश परीक्षा वाली कोई बात ही नहीं है, बल्कि आपको डिस्कस करना है, जो चाइल्ड्स पेरेंट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करना है, किसमें, बच्चे के माता पिता के साथ सरकारी योजना विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जब बच्चा एक निर्योग्य बच्चा आता है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनके बारे में बच्चे को माता पिता से आपको चर्चा परिचर्चा करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? बच्चा यानी फेल हो गया तो क्या होगा? व्यवस्था फेल हो गई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ठीक है, या बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, या फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। देखिए क्या होता है, एनसीएफ ने भी बोला है कि बच्चा कुछ भी करे, आपको बच्चे के ऊपर कोई भी गलती नहीं मढ़नी है। ठीक है, तो जब बच्चा फेल होता है इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। हर एक बच्चे में योग्यता होती है। ठीक है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद तो हमें बिल्कुल करवाना ही नहीं है और प्राइवेट ट्यूशन जैसी कोई बात नहीं करनी है, बल्कि जब बच्चा फेल होता है, ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मींस द सिस्टम हैज फेल्ड, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, आपके पढ़ाने में, आपकी शिक्षण तकनीकी में कोई कमियां आई हैं, तब जाके बच्चा फेल हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे प्रभावी कौन सी है? बीजों का अंकुरण बच्चों को करवाना है, पढ़ाना है, तो ऐसे में क्या आप बेहतर क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से बच्चा समझ जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, चित्र दिखाने से ही केवल बात नहीं बन जाएगी, विस्तृत व्याख्या करना, व्याख्या तो नहीं करना है। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या फिर श्यामपट पर चित्र बनाना और उनका वर्णन करना। वर्णन करना भी बहुत अच्छा नहीं होगा बच्चे के लिए, बल्कि क्या करना होगा, टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेज ऑफ, किसका अवलोकन करना है,
उसने अंकुरण के चरणों का जितना ज़्यादा वो ऑब्जर्व करेगा बच्चा, और खुद बीज बो के जब ऑब्जर्व करेगा तो उतना ज़्यादा बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकेगा। अब देखिए यहाँ एक और बात निकल कर आई, जब बच्चा कोई चीज़ खुद से करेगा तो वो कभी चीज़ों को भूल नहीं सकता। यानी यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, वो उन्हें खुद बोएगा, खुद उनकी देखभाल करेगा और खुद ऑब्जर्व करेगा, तब जाके चीज़ों को वो बेहतर तरीके से बीजों का अंकुरण जो होगा वो सीख पाएगा। क्लियर? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, ठीक है, यहाँ ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है, यानी कि अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे को नींद आने लगी या फिर बच्चा ऊबने लगा तो क्या होता है, यानी क्यों ऐसा कर रहा है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। अभी हमने बताया हर एक बच्चा योग्य होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, अनुशासन नहीं महत्वपूर्ण है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, हर एक बच्चा बुद्धिमान है, मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा, एनसीएफ बोल रहा है, ठीक है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ठीक है, यानी कि बार बार आप किसी कार्य को दोहराते हैं जब, तब जाके बच्चा बोर होता है, ऊबने लगता है क्लास में, यानी गलती जो होती है वो आपसे हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है वो विल बी राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा अगर कार्य के दौरान ऊब रहा है तो इसका मतलब है कि एक ही कार्य आप बार बार करवा रहे हैं, इससे बच्चा ऊब रहा है, बोर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र आपको बताना है, डोमेन बताना है कि कौन सा है। आध्यात्मिक है, व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल है, अनुभविक यानी कि एक्सपेरिमेंटल है, या अफेक्टिव यानी कि भावात्मक है, ठीक है। तो देखिए जो है ब्लूम की थियरी थी, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी थी, वहाँ पे क्या बताया गया था? वहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई थी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और गत्यात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ जो होगा वो अफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि भावात्मक हो जाएगा। क्लियर? तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो ब्लूम ने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, कॉग्निटिव यानी कि सी के बारे में, ए अफेक्टिव के बारे में, और फिर होता है भावात्मक के बारे में, और फिर होता है पी यानी कि फिजिकल के बारे में। क्लियर? तो तीनों याद रखिएगा, कैप से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान करना है तो पहला चरण क्या है? प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, या समस्या के प्रति जागरूकता। देखिए जानकारी आप तब एकत्रित करेंगे, ये समस्या समाधान की पहली चरण नहीं है। आप कह सकते हैं कि आप जानकारी तो बाद में आप इकट्ठा करेंगे, है ना, जानकारी वाली बात, और प्राकल्पना का निर्माण करना, उसका निर्माण भी कहीं ना कहीं आपको बाद में करना है। उसके पहले आपको क्या करना है कि समस्या के प्रति जागरूक होना है। भाई प्रॉब्लम अवेयरनेस जब आपके मन में ही नहीं आएगा तो आप समस्या समाधान के प्रति जाएंगे कैसे? यानी जब आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे समस्याएं हैं, तो आप जब जान ही नहीं पाएंगे तो आप और उसके आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, समस्या के प्रति आपको जागरूक होना है, आपको अवेयर होना है कि समस्या आखिर है कहाँ, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। किसकी तरफ संकेत करती हैं? सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वह कैसे सीखते हैं, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो देखिए सीखने की अनुपस्थिति कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक स्तर के बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं बताना है, जताना है, कुछ भी नहीं। उनके इससे मतलब नहीं है कि उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, इसकी भी आवश्यकता कोई नहीं है, कोई नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होती हैं वो किस तरफ संकेत करती हैं कि हाउ दे लर्न, यानी वे कैसे सीखते हैं, कहाँ उनके सीखने में कमी है और कहाँ वो भली भांति चीज़ों को बेहतर तरीके से कहाँ वो चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो हाउ दे लर्न यानी कि वे कैसे सीखते हैं, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चा किसके कारण रोता है, ठीक है, आपको ये बताना है।
अजनबी दुश्चिंतता, वियोग दुश्चिंतता, सामाजिक दुश्चिंतता या फिर संवेगात्मक दुश्चिंतता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो संवेगात्मक दुश्चिंतता होगा, यानी इमोशनली बच्चा अपनी माँ से जुड़ जाता है। ठीक है, और उसको ये समझ में आने लगता है कि ये उसकी अब मम्मी की गोदी से वो अलग हो रहा है, यानी किसी और की गोदी में वो जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, बहुत सारे लोग वियोग दुश्चिंतता या फिर अजनबी दुश्चिंतता भी लगा दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, वे बच्चा जो है वो इमोशनली जो है जुड़ गया है अपनी माँ से, तो वो क्या कर रहा है, संवेगात्मक दुश्चिंतता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, ठीक है, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित होता है। किसके किसके ऊपर आधारित होता है? देखिए, एक टीचर है, वो पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से ये चर्चा करती है कि वो अपने पूर्व ज्ञान से इस जानकारी को जोड़ लें और पोषण की जो एक संकल्पना होती है उसको सीख सकें। तो ये उपागम किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन से बिल्कुल भी नहीं, सक्रिय अनुबंधन यहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। शास्त्रीय अनुबंधन से बिल्कुल नहीं। पुनर्बलन यहाँ कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ज्ञान के निर्माण से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण से, यानी जितनी चीजें उसने सीखी है उन सब का वो यूज कर ले, ज्ञान जितना भी उसने लिया है उसका वो निर्माण कर ले। ठीक है, तो ज्ञान के निर्माण से बच्चा सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, या शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, या फिर बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है। तो देखिए यहाँ पे विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है, ये आपको बताना है। तो देखिए, शिक्षार्थियों के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, बहुत जरूरी बात नहीं है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए भाई। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये प्रासंगिक है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र डैश के बारे में चिंतित है। एक टीचर है जिसने प्रश्न पत्र को बना लिया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को उसने बनाया है और बाद में वो ये सोच रहा है कि पता नहीं ये अपने उद्देश्यों को, जिस उद्देश्य के लिए मैंने बनाया है इसको, वो पूर्ति करेगा या नहीं करेगा। तो वो किस बारे में चिंतित है? विश्वसनीयता के बारे में, यानी कि कितनी रियल होंगी ये चीजें, या वैधता के बारे में, यानी कि वैलिडिटी के बारे में, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, कंटेंट कवरेज के बारे में, या फिर प्रश्नों के प्रकार में, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए जो टीचर है वो किस लिए चिंतित हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधता, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर बना लिया है, बनाने के बाद वो चिंतित हो रहा है कि ये प्रश्न पत्र जो है वो वैलिडिटी इसकी कितनी होगी, वैधता कितनी होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित कौन सा है? विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, या शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। अब यहाँ शिक्षक से यानी कि टीचर से या ये प्रभावित है कि कौन सी अधिगम प्रभावित करेगी टीचर को। तो देखिए संसाधनों की बात, भाई जिसको उसको जितना संसाधन मिलेगा उतना ही वो पढ़ाएगा। ठीक है, तो संसाधन नहीं है। बैठने की उचित व्यवस्था, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये कुछ ठीक नहीं है, बल्कि विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा प्रवीण है। ठीक है, कितना ज़्यादा प्रवीण है टीचर उसमें, उस सब्जेक्ट में, ये आपको पता लगाना होगा। ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो विषय वस्तु में प्रवीणता, ये क्या चीज़ है कि टीचर अपने सब्जेक्ट में प्रवीण हो। ठीक है, तो
बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक, ध्यान दीजिएगा, यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सीखने की तत्परता पर, सक्रिय भागीदारिता पर, या फिर अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, या फिर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप। ठीक है, तो देखिए टीचर क्या कर रही है, खुद उत्तर नहीं देती, खुद आंसर नहीं करती, बल्कि क्या सोचती है कि बच्चों को, अपने बच्चों को उत्तर देने के लिए वो क्या करवाती है, समूह चर्चा करवाती है और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी टीचर करना क्या चाहती है। ठीक है, तो देखिए जब समूह चर्चाएं हो रही हैं और फिर सक्रिय सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है, तो आप, जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सक्रिय भागीदारिता यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ठीक है, जब बच्चा एक्टिव होगा और एक्टिव बन के वो सीखने के लिए तत्पर बनेगा, तो सक्रिय रूप से वो सीखेगा। जब सबसे मेल जोल करके सीखेगा, पार्टिसिपेशन करके सीखेगा, तब क्या होगा, सक्रिय भागीदारिता होगी। ठीक है, तो ये थे 2012 का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं सीटेट के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हुआ है कि चीज़ें बारी बारी से रिपीट होती गई हैं, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखकर समझकर तब आंसर टिक करिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। थैंक यू।